क्वेश्चन नंबर 85। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुग़ल शासक बाबर के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। और इस युद्ध में जब बाबर की विजय हुई तो उसके बाद ही मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी भारत में। 21 अप्रैल 1526 को हुआ पानीपत का पहला लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526। क्वेश्चन नंबर 86। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, बंगाल में इनको वैष्णव धर्म का पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है। जन्म देखिए 1986 में हुआ, 1986 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 1986 में। नवद्वीप आधुनिक नदिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था? बिशंभर। बचपन का नाम था बिशंभर चैतन्य महाप्रभु का। ठीक, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो आराम शाह याद कीजिए, जब गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो सरदारों ने उसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दशक पुत्र था आराम शाह, उसको लाहौर की गद्दी पर बैठाया, लेकिन इसको एसेसिनेट कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लेकिन उसकी अयोग्यता के कारण इल्तुतमिश ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक, इल्तुतमिश जो है उसे राज सिंहासन को छीन लेता है, गद्दी पर अधिकार कर लेता है इल्तुतमिश। तो आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो उसके बारे में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये पता है कि आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? पुत्र था, जिसको इल्तुतमिश ने गद्दी पर से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 88। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया है? अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया है? दिल्ली में बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 89। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया? शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया? दादा कोंडदेव एक मराठा ब्राह्मण और महान नेता क्या थे? शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु थे और अभिभावक भी थे। तो यही जो कोंडदेव थे, कोंडदेव अपने इस शिष्य के मन में बचपन से ही साहस और पराक्रम के उदात्त भाव के साथ प्राचीन भारत के महान हिंदू वीरों के प्रति श्रद्धा की भावना भरी और उन्हीं से प्रेरित होकर शिवाजी ने भारत में स्वराज स्थापित करने का संकल्प लिया। तो शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया? कोंडदेव, दादा कोंडदेव ने। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया? दादा कोंडदेव ने। क्वेश्चन नंबर 90। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। अब आ जाइए, सबसे पहले कौन हुए? गुरु नानक। फर्स्ट कौन हुए? गुरु नानक हुए। दूसरे पे आए गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सेकंड पे आए। अंगद देव कौन थे? यही दिए थे गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो है, जिसमें सारा पवित्र ग्रंथ लिखा हुआ है इनका, तो उस गुरुमुखी लिपि के रचयिता के इनको माना जाता है, गुरु अंगद देव को। तो दूसरा गुरु थे गुरु अंगद देव, पहले थे गुरु नानक। 3 पे आए अमरदास। 3 पे आए अमरदास। 4 पे आए गुरु रामदास और 5 पे आए अर्जुन देव। ठीक, तो नानक, फिर अंगद, फिर अमरदास और फिर रामदास। अमरदास और रामदास, ये 3 याद रखिएगा। 5 पे तो अर्जुन देव पता है, 5 पे हमेशा अर्जुन देव रहेंगे। ठीक, बीच में एकदम अर्जुन देव। इसको कैसे याद रखिएगा? महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन एकदम बीच में आ गए थे। इधर उनका परिवार था, इधर उनका, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हम किसके साथ रहें, एकदम असमंजस वाली स्थिति में थे। तो अर्जुन याद रखिए कि 5 नंबर पे अर्जुन देव हो जाएंगे। और गुरु नानक के बाद गुरु अंगद और इसके बाद अमरदास और रामदास। यहाँ याद रखिएगा 3 और 4 को। अमरदास, और अमरदास कौन थे? इन्हीं की बहन जो बीबी वानी थी, उनको अकबर ने ज़मीन दिया था जिस पे वो तख्त
ये बना हुआ है उनका गुरुद्वारा जो बना हुआ है। तो अमरदास रामदास, इसके बाद आगे गुरु अर्जुन देव। अब आ जाइए 6 नंबर से गुरु हरगोविंद। अब आए गुरु हरगोविंद आ गए 6 नंबर पे। 7 पे गुरु हर राय, 8 पे गुरु हरकिशन, 9 में याद रखिए तेग बहादुर और 10 में है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। 9 में गुरु तेग बहादुर और 10 में गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो अंतिम महान, मतलब अंतिम नहीं था लेकिन अंतिम महान जरूर था। जो महान बादशाह का जो श्रेणी था मुगल साम्राज्य में, उसमें अंतिम कौन था? औरंगजेब। उसके बाद कोई महान उसमें पैदा हुआ नहीं। तो अंतिम महान मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, कहाँ? 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। इन्होंने अपने शासनकाल के लिए अंतिम वर्ष दक्कन में बिताए। मृत्यु के समय उनकी आयु थी 88 वर्ष और उन्हें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट खुलदाबाद में दफनाया गया। ठीक, तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु जो है हुई कब? तो पहले तो याद रखना कि 1707 में हुई। कब हुई? 1707 में हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अहमदनगर। ठीक, अंतिम वर्ष दक्कन में उन्होंने बिताए। मृत्यु के समय उनकी आयु थी 88 ईयर्स। कितना था? 88 ईयर्स था। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट खुलदाबाद में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? खुलदाबाद, औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, उसके निकट। बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा 2018 क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित मिलन में से कौन सा इतिहासकारों और उनके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही है? तो इसमें दिया हुआ है इतिहासकार और कहाँ से, किस देश से उनका संबंध था, किस देश से बिलोंग करते थे, उसको मिलाना है। अब्दुल रजाक समरकंद, तैमूरी इतिहास लेखक और इस्लामी विद्वान। ठीक, तो अब्दुल रजाक का कहाँ से संबंध है? समरकंद से है, यानी एक फारसी। इब्न बतूता मोरक्को से, मुस्लिम और मोरक्को देश से इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता कहाँ से? मोरक्को से। मार्को पोलो इटली, इतालवी व्यापारी। मार्को पोलो इटली से। ठीक, और पीटर मुंडी, याद रखिएगा, पीटर मुंडी व्यापारी कहाँ का? ब्रिटिश का, ब्रिटेन का। पीटर मुंडी ब्रिटेन का व्यापारी। मार्को पोलो इटली का व्यापारी, मार्को पोलो। इब्न बतूता मोरक्को का विद्वान। और अब्दुल रजाक फारस का, या समरकंद बोलिए, तैमूरी इतिहास लेखक। चलिए आज ही क्वेश्चन नंबर 93 में। निम्नलिखित में बाबू में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण करवाया? ठीक, तो सफदरगंज मकबरे का निर्माण किसने करवाया? इन शॉर्ट, तो सफदरजंग के पुत्र नवाब शुजा उदौला ने सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कराया। ठीक, दिल्ली में संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित यह एक बाग वाला मकबरा है। सफदरगंज मुगल शासक अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में वजीर उल हिंदुस्तान, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री के रूप में कुशल प्रशासक था। और सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। ठीक, तो सफदरगंज जो मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण उनके पुत्र, यानी कि सफदरजंग जो है या गंज जो भी है, उनका जो पुत्र हुए शुजा-उद-दौला, उनके द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? उनके पुत्र शुजा-उद-दौला के द्वारा करवाया गया। ठीक, और यह है कहाँ? तो याद रखिएगा दिल्ली, तो पता ही होगा सफदरजंग, वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन भी है दिल्ली में। और वो जो बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है? संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित है मकबरा। ठीक, यह थे कौन, मतलब नाम जो है सफदरजंग जो ही कौन थे? तो सफदरजंग जो है मुग़ल शासक अहमद शाह बहादुर जो थे, उनके शासनकाल में वजीर हुआ करते थे, यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे सफदरजंग। तो शुजा-उद-दौला ने बनवाया, जो उनके पुत्र थे, उनका मकबरा बनाया
जो कहाँ है, दिल्ली में है, और संगमरमर और बलुआ पत्थर का बना हुआ है, उससे निर्मित किया हुआ है। बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा 2018, बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा 2018, बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा 2018 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 94, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनाया था, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनाया था। क्वेश्चन नंबर 94, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनाया था। तो सिरी का किला जो है ना, वह नई दिल्ली शहर में अलाउद्दीन खिलजी, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान बनाया गया था, ताकि शहर को मंगोलों के हमलों से बचाया जा सके। ठीक, सिरी का किला, सिरी का किला नई दिल्ली शहर में बनाया गया था, किसके काल में बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ताकि शहर को किससे बचाया सके, मंगोलों के हमलों से बचाया जा सके। यह 1303 के आसपास निर्मित मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा था। शहर का नाम, सर का अर्थ होता है सिर, तो दिल्ली में सिरी किले का इतिहास के अनुसार लगभग 8000 मंगोल सैनिकों के सिर शहर में दफन किए गए थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है सिरी किला में। तो क्वेश्चन पे आइए कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला, तो सिरी का किला कौन बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बना। क्या था इसका मोटिव, मंगोलों के हमलों से बचाया जा सके दिल्ली को, इसलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 95, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, जो 100 बार पढ़ लिए, सासाराम में है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, भी याद रखिएगा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का क्या है, एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान, मीर मोहम्मद अलीवाल खान, MMA के मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसे 1540 और 45 के बीच में बनाया गया था। इसे भारत के दूसरे ताजमहल, जो कि बिल्कुल नहीं लगता है, उसके रूप में जाना जाता है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। जीके के लिए याद रखिए, वास्तविकता का इससे कोई भी संबंध नहीं है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम। ठीक, ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसे 1540 और 45 के बीच में बनाया गया था। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। तो 1567 में राजपूताना के खिलाफ अपने अभियान का विस्तार करते हुए अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले की घेराबंदी की। तो 1567 के अभियान के दौरान पूछना मेवाड़ में कौन था शासक, तो राजपूताना के खिलाफ वो अभियान था अकबर का 1567 में। ठीक, तो उस समय याद रखिए कि उदय सिंह द्वितीय जो थे तब मेवाड़ के महाराणा थे। और उदय सिंह द्वितीय कौन है, यही है महाराणा प्रताप के पिता। उदय सिंह द्वितीय कौन है, महाराणा प्रताप के पिता थे। ठीक, तो अकबर ने 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, तो मेवाड़ का शासक तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि महाराणा प्रताप थे। इनके पिताजी थे उसे उदय सिंह द्वितीय, तो हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो आगे चल के, तो फिर अकबर का सामना महाराणा प्रताप से हुआ। क्वेश्चन नंबर 97, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि हुमायूंनामा जो है लिखा किसके द्वारा गया, तो राजकुमारी गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम सम्राट बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम जो थी सम्राट बाबर की बेटी थी।
उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूं नामा लिखा। ठीक, गुलबदन बेगम सम्राट बाबर की क्या थी, बेटी थी, और उसने अपने भतीजे, इनके भतीजा कौन हुए, अकबर, क्योंकि गुलबदन बेगम बहन थी किसकी, हुमायूं की, बहन थी हुमायूं की, और अपने भतीजे जो सम्राट अकबर हुए वो तो हुमायूं के बेटे हुए, तो वो अनुरोध की किससे, गुलबदन बेगम से, कि आप अपने भाई के लिए यानी मेरे पापा के लिए उनके जीवन का लेखा जोखा लिखिए, तो तब जाके हुमायूं नामा लिखा गया। अकबर अपनी चाची के कहानी कहने की कौशल से बहुत प्रभावित था। अकबर जो है अपनी चाची के कहानी कहने की कौशल से बहुत प्रभावित था। यह पुस्तक हुमायूं और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा के साथ उसके टकराव का विवरण देती है। यह जो पुस्तक है वह हुमायूं और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा के साथ उसके टकराव का विवरण देती है। क्वेश्चन नंबर 98, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो कन्नौज की लड़ाई हुई कब? 17 मई 1540। कन्नौज की लड़ाई कब हुई? 17 मई 1540। बहुत 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 इम्पोर्टेंट, हुमायूं इसी में हारा था हुमायूं। इसमें सुर साम्राज्य के मुग़ल सम्राट और हुमायूं के बीच में जंग हुआ। तो सुर साम्राज्य का कौन था? शेरशाह सूरी, जिसको शेर खान भी बोला जाता था, ये था सुर साम्राज्य से, और हुमायूं, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप शेरशाह के लिए निर्णायक जीत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, शेरशाह इसमें जीत गया, यहीं से मामला पूरा पलट गया था। बाबर तो जीत के मतलब मुग़ल साम्राज्य का स्थापना कर दिया यहाँ भारत में, तो इनके जो पुत्र हुए हुमायूं, उनको 1540 में इतना भयंकर हार का सामना करना पड़ा शेरशाह सूरी के द्वारा, और भागना पड़ा हुमायूं को 1540 में। शेरशाह जो है उसको भगा के शेरशाह सूरी जो है आगरा और दिल्ली का सम्राट बन गया। शेरशाह जो है क्या बन गया? आगरा और दिल्ली का सम्राट बन गया। क्वेश्चन नंबर 99, निकोलो काउंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? निकोलो काउंटी जो है इटालवी यात्री है, किसके शासनकाल में भारत आया? तो इटली का यात्री निकोलो काउंटी, इटली का यात्री निकोलो काउंटी विजयनगर साम्राज्य के महान शासक देवराय प्रथम, ठीक, इटली का यात्री निकोलो काउंटी विजयनगर साम्राज्य के महान शासक देवराय प्रथम, याद रखिएगा कौन, देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था निकोलो काउंटी, ठीक। और विजयनगर साम्राज्य का राजधानी अगर पूछेगा तो राजधानी क्या हो जाएगा? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हम्पी में हो जाएगी। अब आ जाइए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा परीक्षा 2019। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा परीक्षा 2019, क्वेश्चन नंबर 100, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इब्न बतूता, पहले तो याद रखिए, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे कि इब्न बतूता आया कहाँ से था? कहाँ से आया था? अभी पढ़े थे ना, मोरक्को। इब्न बतूता आया कहाँ से था? मोरक्को से आया था। तो वहाँ के एक मुस्लिम बर्बर विद्वान और खोजकर्ता थे यानी कि मोरक्को के, जिन्होंने व्यापक रूप से मध्ययुगीन दुनिया की यात्रा की। अब देखिए इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक वही पागल रक्त पिशाचू। इब्न बतूता जो है किसके काल में आया? तो पागल बादशाह सनकी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला, 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 रेहला किसका है? इब्न बतूता का। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके काल में आया था? तो पागल शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो सादत खान
सादत खान ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो सादत खान ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की। किसको मिला? सादत खान को। किसने दिया? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से मिला बुरहान उल मुल्क का उपाधि, सादत खान से मिला मोहम्मद शाह को। ठीक, किस चीज़ के लिए मिला भाई? तो जमींदारों और जागीरदारों के बीच शांति लाने में सक्षम था और उसके सक्षम प्रबंधन के माध्यम से राज्य की आय 7 मिलियन, कितना? 7 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन हो गई। सादत खान 26 जनवरी 1722 से 1739 तक अवध का सूबेदार या नवाब जो भी है रहा। सादत खान 26 जनवरी 1722 से 1739। अब आ जाइए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो सुलह ए कुल का विचार अकबर के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा ये विचार था? किसका? तो अकबर का। सुलह ए कुल क्या था इसमें भाई? तो सुलह ए कुल का मतलब था सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल का विचार सहिष्णुता के विचार पर आधारित था, जो अकबर के दायरे में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच क्या है? भेदभाव नहीं करता था। सुलह ए कुल, सुलह ए कुल का, इसीलिए तो अकबर का शासनकाल कहा जाता है कि बहुत महान था या बहुत लंबा चला, क्योंकि कुछ कुछ पॉलिसीज़ का ऐसा था जो लोगों को पसंद आता था। तो उसी में एक था सुलह ए कुल। जहाँ पे धार्मिक कट्टरता का बात चल रहा था, वहाँ अकबर का क्या डिप्लोमेसी था इसका, कि हर लोग को अपने विश्वास में लिया जाए। तो उसी का एक पार्ट था सुलह ए कुल। सहिष्णुता का विचार था कि भेदभाव किसी से नहीं करना है, सारा धर्म एक ही रहेगा। सार्वभौमिक शांति ये अकबर का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो शुरुआत है भक्ति आंदोलन का, वह वैष्णव संत यानी कि अलवार, याद रखिए, और शैव संत यानी कि नैनार। वैष्णव, अलवार और शैव संत यानी कि नैनार ने शुरू किया भक्ति आंदोलन। इसको याद कैसे रखिएगा? तो नैनार, नयन, नयन किसके पास होता है? थर्ड आई लॉर्ड शिवा के पास। तो ये थर्ड आई, तो नयन से याद रखिएगा नैनार। ठीक, शैव संत होते हैं, नैनार बोला जाता है शैव संत को, और अलवार बोला जाता है वैष्णव संत को। तो इन दोनों संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अलवार ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर विष्णु की स्तुति गाई। उन्होंने श्रीरंगम जैसे मंदिरों की स्थापना और वैष्णववाद के विचारों को फैलाया। ठीक, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? नैनार और अलवार संतों ने किया। क्वेश्चन नंबर 104। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत श्री चैतन्य, भक्ति आंदोलन जो हुआ उसके सबसे बड़े संत जो थे श्री चैतन्य थे, जिन्हें गौरांग महाप्रभु, इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता था। गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता था। चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जन्म हुआ 1486 में पश्चिम बंगाल में। वहाँ के नवद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक, इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। जन्म कब हुआ चैतन्य महाप्रभु का? 1486 1486 में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में हुआ, ब्राह्मण परिवार में। चैतन्य महाप्रभु जो थे वह राधा कृष्ण पंथ के क्या थे? प्रतिपादक थे। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण पंथ के प्रतिपादक थे। चैतन्य महाप्रभु को उनके अनुयायियों के द्वारा भगवान कृष्ण का
अवतार भी माना जाता है, भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। एक संप्रदाय को गौड़ीय वैष्णवों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए जिन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई। गियासुद्दीन बलबन के द्वारा अपनाई गई रक्त और लोहे की नीति अपने विषयों के बीच एक आतंक या भय पैदा करना था। मतलब इस तरह का रक्त और लौह का नीति किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। वह चाहता था कि उसका नाम सुनते ही उसकी जनता और दरबारी जो है उनसे डर जाए, थर थर काँपने लगे, डर जाए। अब इसमें और क्या है, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, याद रखिए कि दिव्य शासन, अपने शासन को बलबन बोलता था ना कि वो मतलब नॉर्मल शासन नहीं है, भगवान एक तरह से शासन कर रहे हैं, दिव्य शासन। ठीक, जासूसी प्रणाली का शुरुआत करवाया। दुआब प्रणाली की शुरुआत, सेना में चेरा प्रणाली, देवत्व, दिव्य शासन सब करवाया। कौन? बलबन। क्वेश्चन नंबर 106, प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश का संस्थापक और पहला सम्राट था। वह उज्बेकिस्तान के अमीर तैमूर का क्या था? प्रत्यक्ष वंशज था। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान में हुआ था। वह उमर शेख मिर्ज़ा का सबसे बड़ा बेटा है। बाबर के भी पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था, उसका सबसे बड़ा बेटा था बाबर। ठीक, बिहार पुलिस परीक्षा 2020 का क्वेश्चन अब शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 107, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। तो मुगल शासन की स्थापना के साथ कश्मीर, जब मुगल काल था उस समय कश्मीर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण, उत्तर पश्चिम मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र हुआ करता था हमारा कश्मीर। ठीक, मुगल शासकों ने व्यापार मार्गों को बनाए रखा, पुलों और सरायों का निर्माण किया और इस तरह से कश्मीर के मुगल सूबे में हस्तशिल्प के निर्यात को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया गया। तो हस्तशिल्प का कारोबार जो था, उत्पादन जो था, उसका केंद्र कौन था? कश्मीर था, नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में। ठीक, दक्षिण भारत तो था ही, कश्मीर भी था। कश्मीर में याद रखिएगा कि सबसे बहुत भारी मुनाफा वहाँ कश्मीर ने कमाया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 108, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को नियामत खुदाई? समझ जाइए, सब बिहार में आया है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। कभी सुने थे? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा? बलबन। अभी पढ़े थे बलबन के बारे में ना, लौह और रक्त की नीति और सजदा पे बोस और क्या क्या डरा के रखता था, दैवीय शासन करता था। तो दिल्ली का जो सुल्तान जिसने अपने आप को नियामत खुदाई का उपाधि खुद से खुद को दे दिया, वो कौन था? बलबन। राज्यत्व का सिद्धांत बहुत पॉपुलर है। ठीक, इन्हीं का दिया हुआ है। राजतंत्र दैवीय रूप से नियुक्त मतलब हुआ है, भगवान यानी अल्लाह ताला ही इसको नियुक्त किए वहाँ पे। ठीक, और ये भी बोला बलबन की सुल्तान के लिए तो निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान अगर कोई है तो उसके लिए निरंकुश होना आवश्यक है। राजत्व का सिद्धांत, अपने आप को नियामत खुदाई, सब कौन किया? बलबन किया। उन्होंने व्यक्त किया कि राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का उपशासन था, नियामत खुदाई और केवल भविष्यवाणी के बाद था, इसीलिए ठीक है वही है। अब अजय बिहार फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2020 का क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 109, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, लाल किला नहीं, लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया। कहाँ था मोती मस्जिद? तो लाल किले के अंदर, 1659। क्वेश्चन नंबर 110, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1862 में बर्मा की एक ब्रिटिश जेल में हुई। वह एक नाम मात्र का सम्राट था, क्योंकि मुगल साम्राज्य केवल नाम में ही, उस समय तो सिर्फ नाम का ही बच गया था ना। जब बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर भी जिनको बोला जाता है, तो उनके समय में मुगल साम्राज्य एक तरह से क्या हो गया था, ये सब पेंशन तक लेने लगे थे, ब्रिटिश से पेंशन लेने लगे थे। तो एक तरह से इनका अस्तित्व जो है पूरा ख़त्म ही हो गया था। इनकी मृत्यु भी कहाँ है, इनको भेज दिया गया था बर्मा में 1862 में, ब्रिटिश के जेल में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, 1862 में बर्मा में ब्रिटिश जेल में हुई। नाम मात्र का सम्राट था, क्योंकि मुगल साम्राज्य केवल नाम से ही अस्तित्व में था। ठीक क्यों भाई? तो 1857 में जो भारतीय विद्रोह हुआ था उसमें उनकी भागीदारी थी बहादुर शाह द्वितीय की या बहादुर शाह जफर की। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा, जो बर्मा म्यांमार जो पहले था, जो बर्मा, वहीं पे रंगून में इनको निर्वासित कर दिया गया। अब ये बिहार स्टेट परीक्षा 2020, क्वेश्चन नंबर 111, सल्तनत काल में दीवाने ईसा किस विभाग का प्रमुख था? सल्तनत काल में था एक दीवाने इंसा। दीवाने इंसा किस विभाग का प्रमुख था? तो सल्तनत सरकार के समय में जो है दीवाने इंसा जो था क्या था? शाही पत्राचार। दीवाने इंसा क्या था? शाही पत्राचार के प्रभारी। ठीक, और टोटल गुलाम वंश के समय में क्या क्या 4 मंत्री हुआ करते थे? वजीर, आरिज़ मुमालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत। वजीर, आरिज़ मुमालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत। तो दीवाने इंसा क्या था? दीवाने इंसा था शाही पत्राचार के प्रभारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 112, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? सीधे सुल्तान का हो जाता था उसको बोला जाता था खालिसा भूमि या खालसा भूमि। मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसको क्या कहा जाता था? वह होता था खालसा भूमि। यह सम्राट की एकमात्र संपत्ति थी एवं साम्राज्य के शाही खजाने का हिस्सा नहीं थी। साम्राज्य के शाही खजाने का हिस्सा नहीं थी खालसा भूमि। यह पर्सनल प्रॉपर्टी होता था किसका? सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 113, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? उस्ताद मंसूर। बताइए। जहांगीर। जहांगीर अपने आप में मतलब खुद भी पेंटर ही था, और मंसूर जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मशहूर पेंटर हुए उस्ताद मंसूर। तो ये उस्ताद मंसूर जो थे किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर खुद भी बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग का शौकीन था, और इतना बड़ा मतलब शौकीन था कि अगर इसके सामने कोई पेंटिंग रख दिया जाए तो बता देता था कि अगर मान लीजिए कि 4-5 पेंटर मिलके उसको बनाया है उस पेंटिंग को, तो जहांगीर बताने में सक्षम था कि उसका आँख कौन बनाया है, कान कौन बनाया है। तो इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था जहांगीर। तो उस्ताद मंसूर उन्हीं के दरबार में रहने वाले थे, मुग़ल कलाकार थे। ठीक, साइबेरियन क्रेन को देखिए, साइबेरियन क्रेन को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति होने के अलावा वह डोडो पक्षी को रंग में चित्रित करने वाले सबसे पहला कलाकार बने थे। क्वेश्चन नंबर 114, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ?
भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर को ही तैमूर लंग की उपाधि दी गई। तैमूर लंग जो है अलग नहीं था, तैमूर जो था उसी को तैमूर लंग की उपाधि दी गई क्योंकि युद्ध के दौरान उसका एक पैर जख्मी हो गया, लंगड़ा, तो लंगड़ा को लंग कर चलने पर मजबूर होना पड़ा, तो तैमूर लंग हो गया। 1398 में तैमूर ने 1398 में कब 1398 में तैमूर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करने के दौरान तुगलक वंश के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला किया। तो अगर इक्वेशन आए कि भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। और जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो उसमें कौन वंश चल रहा था? तुगलक। कौन था सुल्तान? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक। तैमूर लंग कब किया? 1398 में। क्वेश्चन नंबर 115, किस शासक को अभिनव भारतचार्य कहा जाता था? किस शासक को अभिनव भारतचार्य कहा जाता था? कुंभकर्ण। अच्छा, जिसे राणा कुंभा के नाम से जाना जाता है, राणा कुंभा को, मतलब अभिनव भारतचार्य राणा कुंभा को ही उपाधि दिया गया। पश्चिम भारत के मेवाड़ साम्राज्य का शासक था राणा कुंभा। कौन थे? तो पश्चिम भारत के मेवाड़ साम्राज्य के एक शासक थे और इन्हें अभिनव भारतचार्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 116 बहुत इंपॉर्टेंट, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का 8वां सुल्तान जो था उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 117, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की बताइए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबार का जो भाषा था, दरबारी भाषा फारसी। क्या था? दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। दिल्ली सल्तनत का साहित्य फारसी भाषी लोगों के दिल्ली सल्तनत में ठीक है, क्योंकि सिंहासन पे जो बैठेगा तो वो वहीं का भाषा यूज करेगा ना। यह मुस्लिम शासकों की राजभाषा हुआ करती थी। ठीक। तो क्या याद रखिएगा? फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 118, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो बताना है आपको कि 1708 में। कब? 1708 में उनका निधन हुआ। ठीक ना। याद रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर जी इनके पिताजी हुए और इनके बाद इनकी हत्या हुई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी। इसके बाद 10वें गुरु बने थे कौन? 10वें और अंतिम, ये भी याद, इनके बाद कोई गुरु नहीं बना। 10वें और अंतिम श्री गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी हुए। 1708 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक। और सिख धर्म का स्थायी गुरु भी इन्हीं को घोषित किया गया, गुरु गोविंद सिंह जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? तो चौथ और सरदेशमुखी दक्षिण भारत में 2 प्रकार के कर थे। विशेष रूप से शिवाजी के शासनकाल के दौरान ये 2 कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। चौथ को राजस्व या उपज के नाम मात्र से 25% की दर से लगाया जाता था, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? चौथ। सरदेशमुखी क्या था? तो चौथ के ऊपर 10% अतिरिक्त लेवी। चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? तो पहले तो याद रखिए कि शिवाजी के दौरान था। ये किसके दौरान? शिवाजी के दौरान। चौथ और सरदेशमुखी 2 प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स का ही नाम है। अच्छा, चौथ को चौथ क्यों बोला गया? क्योंकि
इसमें नाम मात्र से 25%, तो 25% 1/4 होता है ना, किधर से लगाया जाता है, तो इसीलिए चौथा हिस्सा था, इसीलिए चौथ बोला गया। और सरदेशमुखी मतलब सरचार्ज एक तरह से मान के चलिए, उसके ऊपर अतिरिक्त सरचार्ज 10% का, तो वो हो गया सरदेशमुखी। क्वेश्चन नंबर 120, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद। दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण किया। गुरुमुखी का अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि वर्णमाला या 35 आखर के पात्रों को एक ग्रिड बनाने के लिए समूहीकृत किया जाता है, जिसमें 3 स्वर और 32 व्यंजन है। ठीक। अब ये बिहार एलडीसी परीक्षा 2022, सारा बिहार का जो है जितना क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का, सब एक जगह कंपाइल किया हुआ है। बिहार एलडीसी परीक्षा 2022 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 121, महत्वपूर्ण शासक और उनके निर्माण कार्य। महत्वपूर्ण शासक और उनके निर्माण कार्य, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 है कि अलाई दरवाज़ा कौन बनाया? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया। इतिमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया। लाल किला दिल्ली शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। ठीक। तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, आगरा का किला अकबर के द्वारा, इतिमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा, लाल किला दिल्ली शाहजहाँ के द्वारा। अलाई दरवाज़ा कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। आगरा का किला अकबर ने बनवाया। इतिमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहाँ ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। अलाई दरवाज़ा कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। आगरा का किला इम्पोर्टेंट अकबर। इतिमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ। इतिमाद उद दौला का मकबरा, इतिमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ। लाल किला कौन बनवाया? दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 122, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, खास करके बिहार के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इनका संबंध बिहार के पटना से है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ। ठीक। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों के लिए 5 मर्यादाएं केस, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया। इन्हें 5 ककार कहा जाता है। तो इनसे रिलेटेड एक पॉइंट एकदम जबान पर रहना चाहिए कि पूछेगा ही पूछेगा। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 10वें एवं अंतिम लास्ट 10th एवं लास्ट गुरु हुए। ठीक। इनका जन्म हुआ 22 दिसंबर 1666। 666 याद रखिए, 1666। ठीक। 1666 22 दिसंबर 1666 को हुआ। कहाँ? पटना बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? पटना बिहार में। 1666 याद रखिए। 10वां गुरु तो पता ही है। इनसे रिलेटेड याद रखिए कि पूछ देगा कि खालसा पंथ का जो स्थापना है वो कौन किया? खालसा पंथ का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया 1699 में, 33 साल के बाद। जन्म कब हुआ? 1666 में। तो उसे 33 साल के बाद जब इनका उम्र 33 हुआ, तो 30 के बाद ऐसे भी आदमी को कुछ अलग ज्ञान होता है जीवन का, तो इन्होंने क्या किया? खालसा पंथ का स्थापना किया और सिखों के लिए 5 मर्यादा केस, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा। केस, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह जी को दिया। इन्हें 5 ककार कहा जाता है। केस, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा, 5 ककार। किसके द्वारा ही दिया गया 5 ककार? ये भी दिया गया गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो खालसा पंथ
ककार सब जो है किसके द्वारा दिया गया? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ये 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। अब है बिहार दरोगा परीक्षा 2022। बिहार दरोगा परीक्षा 2022, बिहार दरोगा, क्वेश्चन नंबर 123। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं जो 12वीं शताब्दी में अजमेर शहर में बस गए थे। क्या नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जो 12वीं शताब्दी में अजमेर शहर में बस गए थे। तो जहाँ आरा ने क्या किया? मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी। जीवनी कौन लिखी? मोइनुद्दीन चिश्ती की, जहाँ आरा। उसका शीर्षक क्या था? मुनीस अल अरबाब। दरोगा का देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ सूफी संत बहुत कम लोग पढ़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जो 12वीं शताब्दी में अजमेर में बस गए। और इनका जीवनी कौन लिखा? जहाँ आरा। ठीक। और ये थी कौन? तो शाहजहाँ एवं मुमताज़ महल की सबसे छोटी बेटी, सबसे बड़ी बेटी जहाँ आरा थी। तो इन्होंने ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर क्या लिखा? जीवनी लिखा, जहाँ आरा। और जहाँ आरा कौन थी? तो शाहजहाँ और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के कल का भूमिका वर्गीकरण नहीं है? पता नहीं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के कल का भूमिका है? ठीक। अच्छा, भूमि का जो वर्गीकरण था ना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको याद ही रखना है कि टोडरमल जो थे ना वो राजस्व मंत्री थे। जब सम्राट अकबर का जब शासनकाल चल रहा था तो टोडरमल जो थे क्या थे? राजस्व मंत्री थे। यही डिसाइड करते थे। समझिए कि उस समय के निर्मला सीतारमन थे टोडरमल साहब, लेकिन उनसे समझदार थे। निर्मला सीतारमन से टैक्स थोड़ा कम लेते थे, पर अलग अलग राजस्व देना तय किया। तो टोडरमल ने ही डिसाइड किया कि अलग अलग भूमि, जब भूमि का वर्गीकरण है भाई, तो अलग अलग भूमि है तो अलग अलग टैक्स मिलेगा ना। बंजर भूमि वाला भी उतना ही टैक्स देगा, उपजाऊ भूमि वाले भी उतना ही टैक्स देगा। तो ये तो सही नहीं है। तो ये सब श्रेय जो है टोडरमल को जाता है। चलिए, तो उसमें ये आपसे पूछ देगा कि पोलज जो है, पोलज भूमि कैसा भूमि है? तो पोलज भूमि ऐसा भूमि है जिस पर प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी और इसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। पोलज भूमि जो था कभी भी परती नहीं रहता था। और परौती कैसा था? परौती हम लोग पढ़ दिए। पोलज तो समझ गए कि इसमें प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी, कभी भी परती नहीं रहता था। अब देखिए परौती क्या था? परौती वह भूमि थी जो कुछ समय के लिए खेती के बाहर रखी जाती थी ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। होता है ना कि कुछ ज़मीन को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है खाली, ताकि नेचुरल जो रिसोर्स है उसमें अपना धीरे धीरे रिटेन करे, अपना न्यूट्रिएंट को रिटेन करे, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर वगैरह ले, सब कुछ ले, फिर से उसमें सारा पोटेशियम ये सब जो है ऑर्गेनिक जो भी चीज़ है वो सब अपने आप उसमें वापस आ जाए। कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है खाली, उसमें कोई फसल नहीं डाला जाता है। तो उस भूमि को क्या बोलते थे? परौती। पोलज को छोड़ा नहीं जाता था, उसमें लगातार फसल होता था। परौती को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। परौती को याद रखिए पनौती। ठीक है कि कम दे रहा है बेनिफिट, तो पनौती। अब देखिए चचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से परती पड़ी हो। तो इसको याद रखिएगा, च से 4 होता है ना, तो 4 वर्ष से परती, तो उसको बोलेंगे चचर हो गया। और बंजर तो 5 साल या उससे अधिक। बंजर तो खत्मे है पूरा, बंजर जो है पूरा खत्मे है। 5 साल या उससे अधिक समय से बिना खेती वाली भूमि को क्या बोलेंगे? बंजर। तो सबसे बढ़िया क्या होता था? पोलज। कभी खाली नहीं रहता था, हमेशा इसमें फसल होगा पोलज में। परौती थोड़ा सा पनौती था, कुछ समय के लिए इसको खाली रखना पड़ता था। चच्चर 4 साल, चच्चर कैसे भूमि 4 साल, और बंजर मतलब 5 साल से ऊपर हो, ऐसे ही रखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए इसका क्वालिटी जो है बिहार दरोगा का किस तरह का है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के जब भूमि वर्गीकरण नहीं है, तो समझ जाइए ऑप्शन देख के बताना होगा कि कौन कौन उसमें नहीं था, वो देख के बताना। इसमें तो एग्जैक्ट नहीं दिया है, लेकिन ये सब जान जाइए, 3-4 चीज़ जो है जान जाइए। ठीक।
तो ई चारों होगा मे बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 125, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज, सल्तनत काल याद कीजिए उधर दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवाने अर्ज विभाग क्या था। तो एक तो याद है कि दीवाने अर्ज का स्थापना किए थे बलबन, वही रक्त और लौह की नीति जो अपनाए थे। तो दीवाने अर्ज का स्थापना कौन किए? बलबन। दीवाने अर्ज मूल रूप से सैन्य विभाग था जिसका प्रबंधन आरिजे मुमालिक के द्वारा किया जाता था। क्या था दीवाने अर्ज? क्या था ये याद रखिएगा कि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को बोला जाता था। यही सब क्वेश्चन आता है ना। दीवाने अर्ज विभाग क्या था? सैन्य विभाग। इसका प्रबंधन जो करता था उसको बोलते थे आरिजे मुमालिक। इसका प्रबंधन जो करता था उसको क्या बोलते थे? आरिजे मुमालिक। वह शाही सेना के नियमन और संरक्षण के लिए जवाबदेह था। क्वेश्चन नंबर 126, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समय किस उपनगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समय किस उपनगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के बगल में है, क्या नाम है? नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। और इसका नाम बदलकर नागलपुरम करने से पहले इस गांव को हरिगंधपुरम के नाम से जाना जाता था। तो हरिगंधपुरम का नाम बदल के अपनी माँ के नाम पर नागलपुरम कर दिया गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 127, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीनों बेस लागू किए गए? ठीक, जमीन को चूमना, अच्छा, तस्लीम और जमीनों बेस। तो मुगल दरबार में जो है ना, शासक के अभिवादन के रूपों ने पदानुक्रम में व्यक्ति संकेत दिया। ये अभिवादन का एक तरीका हुआ, गहरा साष्टांग प्रणाम। ठीक, समर्पण का उच्चतम रूप क्या था? अगर कोई बोलेगा कि वहाँ पे मतलब अगर दिखाना है कि एकदम समर्पित है हम राजा के प्रति, तो सिजदा या पूर्ण साष्टांग, दोनों हाथ पैर एकदम ऐसे सीधा करके, तो राजा एकदम बड़े बाप रे बाप बहुत इज्जत दे रहा है राजा को। समर्पण का उच्चतम रूप सिजदा कीजिए एकदम ऐसे, जैसे आजान दिया जाता है, सिजदा या पूर्ण साष्टांग हम लोग हिंदू में देते हैं ना भगवान को ऐसे हाथ एकदम सीधा करके, तो वही है। उसी तरह मुगल दरबार में तस्लीम और जमीनों बेस क्या था? ये दोनों तरीका है प्रणाम करने का, तस्लीम और जमीनों बेस अभिवादन का रूप है। ठीक, गहरा साष्टांग प्रणाम उच्च स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो शाहजहाँ के अधीन, ये जो हम लोग बोले अभी क्वेश्चन क्या था कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में तस्लीम और जमीन बेस लागू किया गया? तो तस्लीम और जमीनों बेस जो लागू हुआ वह हुआ शाहजहाँ के अधीन, शाहजहाँ के काल में। किसके काल में? शाहजहाँ के काल में। चलिए अगला में हम लोग करेंगे बीपीएससी बिहार ऑडिटर, कंटिन्यू करेंगे।